नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज कम टू द नाउ ऑर्डर 40। लेट्स गो फॉर द बेरेक्ट नाउ। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोगों ने समझ लिया रिसीवर का। नाउ प्लीज कम टू दिस रूल नंबर 1 ऑर्डर 40। दिस इज योर ऑर्डर, दिस इज order 40, appointment of receivers. Come to the rule number 1, appointment of receivers, where it appears to the court to be just and convenient. Please highlight this portion, just and convenient. The court may by order appoint a receiver of any property, whether before or after the decree. And this is the key word here, before or after the decree. Please, this receiver can be appointed at any point of time, either before or after the passing of decree. कर लेंगे आप, मैं बहुत तेजी से कराऊंगा, बार बार अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति से उसकी कस्टडी में अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको ले सकती है। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी को समझाना है क्या यहाँ पर? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, now commit the same to the possession of custody or management of the receiver। तो ये हो गया, 3 बातें हो गई, ए, बी और सी। ए में क्या आया? प्रॉपर्टी रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट। सेकेंडली, किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है। और थर्ड में आ गया कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन को या कस्टडी को, मैनेजमेंट को रिसीवर को दिया जा सकता है। समझ में आई बात? रिसीवर अपॉइंट किया, आपसे प्रॉपर्टी लेके आपको दे दिएगा रिसीवर को। इट कैन बी डन। नाउ दिस इज द डी पार्ट, दिस इज डीलिंग विद द पावर्स। कन्फर अपॉन द रिसीवर्स ऑल सच पावर्स। नाउ दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 1 का डी पार्ट डी, दिस इज डीलिंग विद द पावर्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की कौन कौन सी पावर्स हैं ये है, देख लीजिए। कन्फर अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स as to bring and defending suits। पहली बात, to bring and defending suits मतलब he can sue and he can be sued। खुद sue कर सकता है या उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। he can be sued as well। and for realization, management, protection, preservation and improvement of the property, these are the 5 words। आप इसको ढंग से समझ लीजिए। पहली पावर ये आई आपकी, टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड सूट्स, पहली पावर आ गई, ठीक है। सेकंड क्या है? दिस इज सेकंड पावर, टू रियलाइज, मैनेज, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंप्रूव द प्रॉपर्टी। I think I don't need to explain these words। Third,
टू कलेक्ट, अप्लाई एंड डिस्पोज ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। अगर उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट की प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम है या प्रॉफिट्स आते हैं, तो उन प्रॉफिट्स को, उस रेंट को कलेक्ट करना एंड देन अप्लाई, उसको डिस्पोज करना। एंड फोर्थ, टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स, एंड फिफ्थ है व्हाट, such other powers as it thinks fit. So these are the powers which can be conferred up by the court upon the receiver. तो आपको क्या रखना है, which out of the following is not the power of the receiver, which of the following are the powers of the receiver. These can be the 1 2 3 above, all of the above. These kind of questions can be seen by you in your prelims exam. तो please, powers of the receiver must be learned by you by heart. कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ दिस इज, बट ही हैज नो पावर एक्सेप्ट सच एज आर कन्फर्ड अपॉन हिम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। बाय द ऑर्डर बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। सी, इफ यू आर ए रिसीवर, you can exercise only those powers which are conferred upon you by your appointment letter. आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। You don't have any kind of inherent powers कि you are being a receiver, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। उस अपॉइंटमेंट में आपका पर्पज लिखा जाएगा प्रॉपर कि you will enjoy these powers. See, this slide is very important for you. See, but he had this side, but he has no power except such as are conferred upon him. जो शक्तियां उसको दी गई हैं, उससे अतिरिक्त कोई पावर वो एंजॉय नहीं करता। कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो पावर्स दे दी गई हैं, ओनली दोज पावर्स कैन बी एंजॉयड बाय द रिसीवर। कर लेंगे अब। नाउ, बट इवन व्हेन फुल पावर्स आर कन्फर्ड ऑन हिम, he should take the advice of the court in all important matters if he wants to protect himself. This is a guiding line for him, क्योंकि because why, he is the officer of the court, he is an independent person but part of the court machinery. So it is advisory for him that he should take the advice of the court in the all important matters. कर लेंगे, बढ़े आगे। So a receiver cannot sue or be sued without the leave of the court. ये ध्यान रखना। If he want to sue, he must take the leave of the court. ये ध्यान रखना उसको भाई, प्लीज नोट डाउन, आपके नोट्स में होगी बात ये, है ना। However, grant of leave is the rule and refusal an exception. If he, इस तरीके की लीव दी जानी चाहिए। जनरली इट शुड बी, लीव शुड बी ग्रांटेड। लीव का मतलब है परमिशन से है, बट इफ द सूट इज फाइल्ड विदाउट सच लीव, it is liable to be dismissed. ध्यान रखना, this is the importance of this. Why? See, if he wants to sue, as a receiver, suppose if I am the receiver and I want to bring some suit against anyone, it is my duty to take the leave of the court. परमिशन लेनी चाहिए मुझे कोर्ट की, है ना। और कोई व्यक्ति मुझे सू करना चाहता है, then again he should seek the permission of the court, because मेरे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर वो। If the suit is filed without such leave, it is liable to be dismissed. If the decree is passed in such suit, it can be set aside. तो ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये लॉ डिक्लेयर कर रही हैं, इन पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे या मेंस में क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए। जब मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर में यू शुड इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंट्स। कर लेंगे। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन, यही है रूल 2। A court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the services of the receiver. तो सभी को आपको यही लगा था कि रिसीवर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो क्या होगा, he will get the remuneration for that and that will be fixed by the court. It can be question for prelims, who will fix the remuneration? कौन फिक्स करेगा? Court will fix it. ठीक है। So this is regarding remuneration. Duties पर आ जाइए। A receiver has to furnish such security as the court thinks fit. देखिए बेरेक्ट में पढ़ाता हूं आपको मैं, ये रहा, दिस इज बेरेक्ट। ड्यूटीज, एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड shall first furnish such security if any as the court thinks fit duly to account for what he shall receive in respect of the property. जो प्रॉपर्टी वो रिसीव करते हैं उसके संबंध में उनसे सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सेकेंडली क्या ड्यूटी है? सबमिट हिज अकाउंट्स। देखिए प्लीज, देखिए बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जान नहीं लगा रहा हूं उसमें, केवल एक बार पढ़ा के समझाना हल्का सा आपको।
टू सबमिट हिज अकाउंट्स, कि उसके संबंध में जो अकाउंट मेंटेन करने हैं वो अकाउंट आप कोर्ट के सामने रखोगे। कब? एट सच पीरियड्स, ऐसे समय पर बार बार, एंड इन सच फॉर्म एट द कोर्ट डायरेक्ट्स, जैसा कोर्ट निर्धारित करेगी कि 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, 6 महीने के इंटरवल्स पर यू विल हैव टू सबमिट अकाउंट्स, कि कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सब बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एट द कोर्ट डायरेक्ट्स, जो आप पे ड्यू है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस, ही कैन बी हेल्ड लायबल, ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। कब? जब उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस हो, जब उसका विलफुल डिफॉल्ट हो, उसकी वजह से लॉस हो रहा है। प्रॉपर्टी वॉज हैंडेड ओवर टू यू, बट इफ यू आर नेग्लिजेंट, इफ यू आर विलफुल डिफॉल्ट करते हैं आप और उसकी वजह से लॉस होता है, देन यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। कर लेंगे? नेक्स्ट, you can pay the amount due from him, you are collecting the rents, you are collecting the profits, whatever, so you should pay it na, pay the amount due from him, जितना आप पे ड्यू बनता है you will have to pay it as per the direction of the court। सही है? Please come to the rule 4, enforcement of receiver's duties where a receiver fails to submit his accounts, fails to pay the amount due। Third, occasions loss to the property by his willful default or gross negligence, the court may direct his property to be attached, please highlight this, and may sell such property। देखिए ध्यान रखिए, जो ड्यूटीज थी, ड्यूटीज हमने पढ़ ली अभी, रूल 3 में पढ़ी ना ड्यूटीज। अगर वो ड्यूटीज का डिफॉल्ट करेगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। क्या? कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का निर्णय सुना सकती है, ऑर्डर कर सकती है। एंड मे सेल सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। एंड मे अप्लाई द प्रोसीड्स टू मेक गुड एनी अमाउंट, फिर उस बेच करके जो आएगा, जो डेफिसिट पूरा करके उसको सरप्लस उसको वापस कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको जो खास कर याद रखना है, केवल आपको रूल 5 याद करना है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आता है। व्हेन ए कलेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज ए रिसीवर, व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड एज रिसीवर, कौन से रूल में दिया गया है, इतना याद कर लीजिए बस आप। रूल 5, ऑर्डर 40, रूल 5। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सो मेनी प्रीलिम्स एग्जाम दैट व्हेन ए कलेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज ए रिसीवर अंडर विच प्रोविजन, रूल 5 पढ़ लीजिए। व्हेन द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी है? लैंड पे रेवेन्यू हो। और दूसरी बात क्या है, बस इतना ध्यान कर लीजिए। एंड द कोर्ट कंसिडर्स दैट, एंड द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, बस इतना पढ़ाना है मुझे इसमें। बस केवल 2 बातें याद रखिएगा। रूल 5 में अपॉइंटमेंट होगा कलेक्टर का, एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी? लैंड पेइंग रेवेन्यू, और दूसरा विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर होगा। द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर अपॉइंट हिम टू बी रिसीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी। कर लेंगे आप? सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिसीवर। थैंक यू दोस्तों। एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।